नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। आज हम लोग कंप्लीट ही कर लेंगे इसको, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आप लोग कंप्लीट ही उसको देखना। लास्ट होगा आज सेंटर स्टेट रिलेशन का ये वीडियो। लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो हमने बात की है अखिल भारतीय सेवाएं किस प्रकार से गठन के बारे में, कार्यकाल के बारे में केंद्र की भूमिका देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि वहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में स्थापित है और वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस प्रकार देखने के लिए मिलता है, उन पॉइंटों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान कौन कौन या फिर किन किन संबंधों में देखने के लिए मिलता है, उन पॉइंटों की हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, यानी किस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था शासन को और सुदृढ़ किया जाए या फिर उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, उनकी हम लोग बात कर लेंगे। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद की हम लोग बात कर लेंगे, क्षेत्रीय परिषद क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, फिर क्या क्या आयोग बने हैं, इनके जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके बारे में, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहले संघात्मक शासन व्यवस्था का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। कौन सा पॉइंट है? वित्तीय निर्भरता, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या है और किस प्रकार से राज्य केंद्र पर डिपेंडेंट होते हैं, वित्त के संबंध में या फिर धन के संबंध में। किस प्रकार से संघ सरकार राज्य सरकार को अनुदान दे सकती है या फिर संसद राज्य सरकार को धन देने के संबंध में कानून बना सकती है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझना। तो हम लोग पढ़ते हैं वित्तीय निर्भरता। वित्तीय निर्भरता यानी किस प्रकार से देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, यानी संघ पर राज्य किस प्रकार निर्भर रहता है, उसके संबंध में प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 275 की, तो वहाँ पर क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? अनुच्छेद 275 यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान देखने के लिए मिलता है संघ या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं संसद कानून बनाकर राज्यों को अनुदान देने का कार्य करती है, ऐसा आर्टिकल 275 में दिया गया है। संसद राज्यों को कानून बनाकर धन का प्रावधान करती है, ऐसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। संसद राज्यों को कानून बनाकर धन का, यहाँ धन या फिर अनुदान दे सकती है, ये आप लोग लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। संसद राज्यों को कानून बनाकर अनुदान दे सकती है या फिर इसके संबंध में कानून बनाने का कार्य भी किसका होता है? संसद का होता है, पार्लियामेंट का होता है। ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर राज्य, जैसे हम लोग बात करते हैं वित्त आयोग की, राज्यों के लिए वित्त आयोग अलग बना हुआ है, उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। नगर पालिका
और नगर निगम के संबंध में राज्य विधानमंडल किस प्रकार धन वितरित करता है। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं संघ और राज्यों के संबंध में वित्त आयोग किस प्रकार करों का बंटवारा करता है, उसका प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 280, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें वित्त आयोग का वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। और इस आयोग की हम लोग बात करते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होता है या फिर कितने सदस्य यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा सदस्यों की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। ये प्रावधान यहाँ वित्त आयोग के संबंध में देखने के लिए मिलता है। और वित्त आयोग का कार्य क्या होता है उसके हम लोग बात करें तो वित्त आयोग संघ तथा राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है, करों का बंटवारा करता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर वित्त आयोग के संबंध में देखने के लिए मिलता है। जो भी टैक्सेस से धन प्राप्त होगा उसका वितरण किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र के बीच और राज्यों के बीच, तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन किस प्रकार होगा, यहाँ आर्टिकल 280 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें आर्टिकल 282 की, तो आर्टिकल 282 में प्रावधान किया गया है कि जो राज्य सरकारों को धन संघ सरकार के द्वारा दिया जाता है या फिर संघ सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 282 में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 75 में कानून बनाकर अनुदान दे सकती है संघ सरकार, और जबकि आर्टिकल 282 में प्रावधान किया गया है संघ सरकार राज्यों को अनुदान देने का कार्य करती है। तो आर्टिकल 282 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 282 इसमें प्रावधान है कि संघ सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है, ऐसा प्रावधान यहाँ किया गया है। किसके संबंध में, जो संघ सरकार है राज्यों के संबंध में, कि वहाँ पर अनुदान देने का कार्य किसका होता है, संघ सरकार का कार्य होता है। इस बात को आप लोग याद रखना और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले प्रावधान यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलते हैं। यानी यदि राज्य सरकार को उधार किसी से लेना है तो वहाँ पर किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, उस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो हम लोग किसके बात करेंगे कि यदि राज्य सरकार को उधार लेना है तो किसकी गारंटी पर उधार ले सकती है राज्य सरकार, तो उसके संबंध में गारंटी के तौर पर संघ सरकार को रखा जाता है। और ऐसा प्रावधान आर्टिकल 293 में देखने के लिए मिलता है। क्या प्रावधान किया गया है आर्टिकल 293 में? अनुच्छेद 293 क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? राज्य सरकार संघ सरकार की गारंटी पर ही संघ सरकार की गारंटी पर ही उधार ले सकती हैं, उधार ले सकती हैं, ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। वहाँ पर गारंटी किसकी लेनी होगी या किसकी गारंटी पर धन दिया जाता है? संघ सरकार की गारंटी पर राज्यों को धन दिया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। यदि किसी अन्य संस्था से धन राज्य को लेना है तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यदि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार पर रोक लगाता है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही विधानमंडल में उसके संबंध में क्या रखा जाता है? प्रस्ताव रखा जाता है कानून बनाने के लिए। यानी एक राज्य दूसरे राज्य पर व्यापार के संबंध में रोक खुद से नहीं लगा सकता, उसके संबंध में कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, तब ही कानून बनाया जा सकता है। और इस प्रावधान की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 304 में ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो क्या प्रावधान किया गया है आर्टिकल 304 में? अनुच्छेद 304 इसके तहत अन्य राज्य के साथ व्यापार पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव रखा जाता है। क्या प्रावधान है? ये प्रावधान है कि यदि हम लोग एक राज्य, कोई भी एक राज्य है और दूसरे राज्य बी के साथ व्यापार पर रोक लगाता है या रोक लगाने संबंधी कोई प्रावधान बनाता है तो उस प्रावधान को बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, तभी उस विधानमंडल में वह प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके संबंध में कानून बनाया जाएगा। इसको आप लोग याद रखना। और हम लोग यहाँ पर ये प्रावधान वित्तीय निर्भरता के बारे में देखने के लिए मिलते हैं। और संघात्मक शासन की ओर हम लोग बात करें और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो संघात्मक शासन
एकात्मक शासन की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रावधान हैं यहाँ पर राज्य खुद से ऐसा नहीं कर सकता, तो वहाँ पर एक ही व्यक्ति या फिर एकात्मक शक्ति के रूप में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर यह शक्ति किसके हाथों में है, केंद्र के हाथों में होती है। और प्रावधान की हम लोग बात करें कि क्या प्रावधान एकात्मक संबंध में देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करें जैसे एकल नागरिकता का प्रावधान, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी किस रूप में देखने के लिए मिलता है, एकात्मक प्रावधान के रूप में देखने के लिए मिलता है। बाकी संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों में भी नागरिकता होती है और हम लोग बात करें केंद्र की भी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि भारत में भी शासन व्यवस्था है, पर वहाँ भारत की हम लोग बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में। और एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, जैसे हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ पर सबसे सर्वोच्च कोर्ट कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट है। वह भी एक सिंगल ज्यूडिशरी के रूप में देखने के लिए मिलता है, एकल न्यायपालिका के रूप में देखने के लिए मिलता है, और इसका इशारा एकात्मक शक्ति की ओर किया गया है। तो ये प्रावधान कहाँ पर किए गए हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं और क्या क्या सिफारिश यहाँ पर की गई थी कि किस प्रावधान को हटाया जाना चाहिए और किस प्रावधान को रखा जाना चाहिए, जो संघात्मक शासन व्यवस्था की ओर और उन प्रावधानों को सुदृढ़ बनाए। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर किया करो ताकि लगता हो कि आपको क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है क्वालिटी बेस्ट नहीं है तो आप लोग इसको शेयर मत किया करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी आप लोग पढ़ोगे तो आपको सीखने के लिए पक्का मिलेगा, ये मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ। ऐसा प्रावधान नहीं है कि 2 मिनट 4 मिनट में ही पढ़ाया जाए और सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। उसके लिए तो क्या है, आप लोग वीडियो ही मत देखो, वही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। बाकी आप पर दबाव नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। ये आप दबाव समझ लो या फिर सिलेक्शन लेने के लिए आपकी एक पहल। तो हम लोग बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में क्या क्या तर्क देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने बात की थी एकात्मक शासन व्यवस्था की, संघात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में तर्क, यानी क्या क्या प्रावधान यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करें सबसे पहले, जैसे यहाँ आर्टिकल 263 में प्रावधान किया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होने का अर्थ है यदि राज्यों के बीच या फिर संघ यानी केंद्र के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को हटाया जाएगा, कम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। यह अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होता है और यह किसके रूप में देखने के लिए मिलता है, संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार मिलता है, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं
प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं और अन्य 6 कैबिनेट मंत्री अंतर राज्यीय परिषद में शामिल होते हैं। तो वहाँ पर प्रावधान एक सामूहिक रूप से देखने के लिए मिलता है, राज्यों की भूमिका भी देखने के लिए मिलती है और हम लोग बात करें केंद्र की भूमिका भी देखने के लिए मिलती है। कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। सभी राज्यों के सीएम कहाँ पर शामिल होते हैं? अंतर राज्यीय परिषद में शामिल होते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 263 में। तो ये इशारा किस ओर करता है? ये संघात्मक शासन व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की संबंध में तर्क या फिर उनके पक्ष में तर्क देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। ये मोस्ट और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से समझना। तो क्या प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद का होना। तो क्या प्रावधान किया गया है? इसका प्रावधान अनुच्छेद 263 में 263 के तहत किया जाता है। और इसका गठन क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करें। यह परिषद संघ सरकार व राज्य सरकारों के मध्य राज्यों की सरकारों के मध्य विवाद को कम करने या समाप्त करने के लिए बनाई जाती है। बनाई गई है अंतर्राज्यीय परिषद, या फिर इसका गठन इसलिए किया गया है ताकि संघ सरकार के और केंद्र राज्य सरकारों के मध्य विवाद हो तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करें इसका गठन कर कौन सकता है। तो इसका गठन की बात हम लोग करें, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ पॉइंट है ये। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है? तो वहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी गठन कब किया गया था, यानी गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और गठन सबसे पहले कब किया गया था? तो इसका गठन 1990 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष की हम लोग बात करें, इसका अध्यक्ष कौन होता है?
तो इसका अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। ये प्रावधान यहाँ किया गया है। किसके संबंध में? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में। और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखना और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। ये सभी प्रावधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में थे। गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसको आप लोग याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा। और सबसे पहले गठन 1990 में किया गया था। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसका क्या क्या प्रावधान थे ये हमने बात की। अभी संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में और भी प्रावधान बचे हुए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग अगली वीडियो में ही बात कर लेंगे और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होती हैं, उनका गठन, कितनी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई हैं, उनका अध्यक्ष इन कौन होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कौन कौन से आयोग बने हैं इनके संबंध में, जो केंद्र राज्य के प्रावधानों को और अधिक मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है। और आप लोग लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट तो आपको लिखना ही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।